लास्ट क्लास में हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। उसी सीक्वेंस में आज का हमारा टॉपिक है सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड पर निकले हुए हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं। सीलिया बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर्स होता है विच वर्क लाइक ओर्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। इसी की तुलना में जो फ्लैजिला होते हैं वो लंबे होते हैं और सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में फ्लैजिला होते हैं, बट यह यूकैरियोटिक फ्लैजिला से संरचना में बहुत डिफरेंस रखते हैं। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इनकी स्टडी की गई तो वहाँ पर सीलिया और फ्लैजिला के चारों तरफ एक कवर देखा गया जिसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इनका जो कोर होता है उसे एक्सोनिम नाम दिया गया है। इस कोर वाले रीजन में मीन्स एक्सोनिम में पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जिन्हें कि डबलेट्स कहा जाता है और यह संख्या में 9 होते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में आपको कोर रीजन में पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं जो कि डबलेट से एक के साथ एक माइक्रोट्यूब्यूल अटैच है। इन्हें यहाँ पर डबलेट्स के नाम से जाना जाता है। और हम अगर इनका नंबर्स काउंट करें तो ये पूरे 9 हैं जो कि पेरीफेरल रीजन्स में पाए जाते हैं। बीच में यहाँ पर सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होते हैं जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं, जो रेड कलर की एक सेंट्रल शीथ के बहुत पास में होते हैं। और जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है ये एक ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं। पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के एक माइक्रोट्यूब्यूल से एक स्पोक निकलता है जो कि सेंट्रल शीथ से अरेंज होता है। यह स्पोक रेडियल स्पोक के नाम से जाना जाता है। द पेरीफेरल डबलेट्स आर also इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। आप देख सकते हैं कि जो पेरीफेरल डबलेट्स हैं मतलब कि पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो भी आपस में कनेक्टेड है जिन्हें लिंकर्स कह सकते हैं या फिर हम उन्हें इंटर डबलेट ब्रिज के नाम से जानते हैं जो कि आपको डायग्राम में क्लियर शो हो रहा है। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द बेसल बॉडीज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें 2 टाइप्स के सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो एक सिंगल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है वह सेंट्रियोल कहलाता है। दूसरा भी ऐसा ही एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है उसे भी हम सेंट्रियोल कहते हैं। जब इस टाइप के 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स मतलब कि सेंट्रियोल्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं या परपेंडिकुलर उनका अटैचमेंट होता है तो इस पूरे स्ट्रक्चर्स को सेंट्रोसोम कहा जाता है। इस सेंट्रोसोम्स में जो देख रहे हैं आप एक हिस्सा जो है वह ओपन है, दूसरा वाला हिस्सा भी ओपन है। ये जो ओपन एंड्स होते हैं इन्हें डिस्टल एंड्स कहा जाता है। एक एक इनका जो पार्ट है या एंड है वो आपस में इंटरकनेक्टिंग है, वो फाइबर से इंटरकनेक्ट होता है जो कि प्रॉक्सिमल एंड कहा जाता है। सेंट्रियोल जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट से बने होते हैं। एक ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन यहाँ पर इन ट्रिपलेट का फॉर्मेशन करती है। और ऐसे जो ट्रिपलेट्स हैं ये हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स है 1 2 3, ऐसे 3 ट्रिपलेट्स आपस में अरेंज होते हैं और एक माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट का फॉर्मेशन करते हैं। और ऐसे 9 ट्रिपलेट्स आपस में अटैच होकर एक सेंट्रियोल का फॉर्मेशन करते हैं। ईच ऑफ द पेरीफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रिपलेट होते हैं। द एडजस्टेंट ट्रिपलेट्स आर आल्सो लिंक्ड, ये सब एक दूसरे से ऐड होते हैं।
The central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous and called the hub, which is connected with tubules of the peripheral triplets by radial spokes made of protein. इसी के साथ अब हम हमारा अगला टॉपिक देखेंगे, वो है न्यूक्लियस। सेल का सबसे मेन ऑर्गेनेल्स होता है न्यूक्लियस। द इंटरफेस न्यूक्लियस has highly extant and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin, nuclear matrix, and one or more spherical bodies called nucleoli. हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंटरफेस न्यूक्लियस की, मतलब कि ऐसा न्यूक्लियस जो कि इंटरफेस में पाया जाता है, मतलब विश्राम अवस्था में जब सेल होती है, मतलब सेल जब डिवीज़न नहीं कर रही, उस समय इसके अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन का फाइबर्स जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं वह पाया जाता है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स इसमें होता है और एक स्फेरिकल बॉडी जैसे कि न्यूक्लियोलाई, मतलब कि न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं, वह भी इसमें पाया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसकी डिटेल स्टडी की गई तो देखा गया कि न्यूक्लियस के आसपास एक न्यूक्लियर एनवेलप पाया जाता है जो कि 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स का बना होता है और इनके बीच में 10 to 50 माइक्रोमीटर की एक स्पेस होती है। इस स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। यह जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, यह न्यूक्लियस के अंदर और बाहर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उनके बीच में एक बैरियर का काम करती है। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बियर राइबोसोम्स ऑन इट। जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट होती है जिस पर कि राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जगह जगह पर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। इन पोर्स के माध्यम से ही आरएनए और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वह न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में होता है। नॉर्मली देखा जाए तो एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड। अब हम आगे बात करते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स की। हम देख रहे हैं इस डायग्राम में कि न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड, एक फ्लूइड यहाँ पर फिल है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमेटिन के बहुत से थ्रेड्स होते हैं। न्यूक्लियोलस जो है वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं, धागेनुमा संरचना, वो सब क्रोमेटिन है जो कि जेनेटिक मटेरियल्स होता है। जो न्यूक्लियोलस होता है वह राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की साइट होता है। ये जो राइबोसोमल आरएनए हैं इनका सिंथेसिस न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। लार्जर एंड मोर न्यूमेरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लियस के साथ अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जब इंटरफेस न्यूक्लियस होता है तो उसमें एक लूज और इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क पाया जाता है न्यूक्लियोप्रोटीन का, जिसे हम क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। पर जब सेल डिवीज़न के अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस आती है तो उसमें यही क्रोमेटिन जो है डेंस होकर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमेटिन के अंदर डीएनए, कुछ बेसिक प्रोटीन्स जिन्हें कि हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और आरएनए पाया जाता है। A single human cell has approximately 2-meter long thread of DNA distributed among its 46 chromosomes. Every chromosome essentially has a primary construction or the centromere on the sides of which disc-shaped structures called kinetochores are present.
सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर हम देखें तो हम क्रोमोसोम्स को 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये 4 टाइप्स हैं: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। अब देखते हैं हम सबसे पहले जो है मेटासेंट्रिक। हम यहाँ देखते हैं कि जो सेंट्रोमियर है वो इस क्रोमोसोम्स के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। तब दोनों क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेम साइज़ की होती है, तो यह जो क्रोमोसोम है वो कहलाता है मेटासेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर सेंटर पोजीशन से डिसलोकेट हो जाता है, थोड़ा सा साइड में चला जाता है, तो इससे एक क्रोमेटिड लार्जर और दूसरी जो क्रोमेटिड होती है वो स्मॉलर हो जाती है। ऐसी कंडीशंस में यह क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक कहलाता है। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में जो सेंट्रोमियर है वो एक क्रोमेटिड के बिल्कुल पास में पहुंच जाता है, मतलब कि उसके ऊपर आ जाता है, और जिससे कि एक क्रोमेटिड कुछ ज़्यादा ही बड़ी दिखाई देती है और दूसरी क्रोमेटिड हमें छोटी दिखाई देती है। तो यह एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है। और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में एक्चुअल जो सेंट्रोमियर है वो इसके सबसे लास्ट वाले रीजन पे, टर्मिनल रीजन पर पहुंच जाता है, जिससे कि हमें एक ही क्रोमेटिड वहाँ दिखाई देती है। यह होता है आपका टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। आज का हमारा हम टॉपिक यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।